नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन एकेडमी बाय गगन सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखो, हम हिंदी पढ़ा रहे थे। हिंदी की क्लास में हमने आपको जो तीसरी हिंदी की क्लास थी उसमें हमने आपको पढ़ाया था, कहाँ तक आपको पढ़ाया था, हमने वर्ण पढ़ा दिए थे, वर्णों के भेद पढ़ा दिए थे। उसके बाद में हमने वर्णों के उच्चारण स्थान बता दिए थे, स्वर और व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान दोनों के बता दिए थे। इस पर संघर्षी व्यंजन भी बताया था। और इसी में अगर वर्तुल व्यंजन पूछे तो भी आपको, जिसमें वृत्त बन रहा हो, वृत्ताकार व्यंजन उ ऊ ओ जो होते ये होते हैं। हमने आपको बताया होगा कि अगली क्लास में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, आगत वर्ण, ग्रहित वर्ण, देशज एवं विदेशज। हैं, तो देखो इसमें आता है कि आगत वर्ण, आगत वर्ण या ग्रहित, देशज या विदेशज। आगत वर्ण, ग्रहित वर्ण, देशज, विदेशज या नवीन विकसित ध्वनियाँ। विदेशज वर्ण या नवीन विकसित ध्वनियाँ। नवीन विकसित ध्वनियाँ तो होते कितने प्रकार के हैं? तो देखो, ये भैया दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अंग्रेजी की ध्वनि, एक होता है अंग्रेजी की ध्वनि, एक होता है अंग्रेजी की ध्वनि। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जो अंग्रेजी होता है, अंग्रेजी में हम DOCTOR डॉक्टर लिखते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते क्या? डॉक्टर पढ़ते हैं। इसमें जो ये ड है ऐसे ही तो लिखा जाता है डॉक्टर। इसमें जो ये ड है, ड में लगा हुआ, ड डलिया में जो लगा हुआ अ है, यही क्या है? आगत वर्ण है। यही अंग्रेजी की ध्वनि है। यही क्या, कौन सी ध्वनि? ये अंग्रेजी की ध्वनियाँ हैं। ये कौन सी हैं? अंग्रेजी की ध्वनियाँ हैं। दूसरा होता है अरबी या फारसी की ध्वनियाँ। अरबी या फारसी की ध्वनियाँ। अरबी या फारसी की ध्वनियाँ जिसको हम बोलते हैं नुक्ता वाले वर्ण। नुक्ता वाले वर्ण, जो नुक्ता वाले वर्ण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे क, ख, ग, ज और फ। कुल मिलाकर जिनके नीचे बिंदी लगी होती, जिनके नीचे बिंदु लगा होता, उन्हें क्या कहते हैं? नुक्ता वाले वर्ण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम नुक्ता वाले वर्ण कहते हैं। याद रखना इन ध्वनियों का प्रयोग, इन ध्वनियों का प्रयोग हिंदी में सर्वप्रथम किसने किया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। किसने किया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। देखो, आगत वर्ण, ग्रहित वर्ण, देशज, विदेशज या नवीन विकसित ध्वनियाँ जो होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अंग्रेजी की ध्वनि, अंग्रेजी में जो आ होता है ये भी आगत वर्ण है। और जो अरबी या फारसी की ध्वनियाँ होती हैं जिनको हम नुक्ता वाले वर्ण बोलते हैं, वो क्या होते हैं? क, ख, ग, ज, फ। और इनका प्रयोग किसने किया था हिंदी में? शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। ये देखो, ये जो ध्वनियाँ होती हैं ये ऐसे बोला जाता है जैसे फारसी होता। फारसी नहीं बोलते, इसको बोलते फारसी। जल है, जल को जल नहीं बोलते हैं। जब नुक्ता का प्रयोग किया जाता है तो उसको जल बोला जाता है। हाँ, जल। ये चीज़ याद रखना। अब इसके बाद में हम आपको बताते हैं अमानक वर्ण। कौन से? अमानक वर्ण। अच्छा, अमानक वर्ण कौन से होते हैं? तो देखो, अमानक वर्ण जो आ का मतलब अमान्य। देखो, अमानक का मतलब आ और मान्य। जो अमान्य हो वो कैसे होते हैं? जैसे अमानक वर्ण,
अमानक वर्ण। अमानक का मतलब है अमान्य, अमान्य, वही अमानक वर्ण होंगे। ये कौन कौन से होते हैं, जैसे देखो ये होते हैं, जैसे आप लिखते हैं झूला, झूला जो लिखा जाता है वो ऐसे ही लिखा जाता है। ये जो झा बना है ये भा और का से मिलकर बनता है। इसी प्रकार लिखते हैं हम, इसी प्रकार लिखते हैं। एक स्टेशन का नाम है झींझक, झींझक ये भी अमानक वर्ण है। इसी में आ जाते हैं तो हम लोग याद रखेंगे, जो भा होता है या रा होता है ये कैसे होते हैं, ये अमानक होते हैं। इसके बाद में प्र होता है, ये कैसे होते हैं, ये अमानक वर्ण होते हैं। ये कैसे वर्ण होते हैं, ये अमानक वर्ण होते हैं। कैसे वर्ण होते हैं, अमानक वर्ण होते हैं। इसके बाद में आपसे पूछेगा प्रयत्न, इसके बाद में आपसे पूछेगा प्रयत्न। देखो जो प्रयत्न होते हैं उसी को हम यत्न के नाम से भी जानते हैं, जो प्रयत्न होते हैं उसी को हम यत्न के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, प्रयत्न या यत्न, प्रयत्न या यत्न। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, पहला क्वेश्चन, प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रयत्न मेरे होते हैं 2 प्रकार के। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न और एक होता है बाह्य प्रयत्न। जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है, जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है उसी को हम आंतरिक प्रयत्न के नाम से भी जानते हैं, उसी को हम आंतरिक प्रयत्न के नाम से भी जानते हैं। जो बाह्य प्रयत्न होता है, कौन सा, बाह्य प्रयत्न, उसको हम बाहरी प्रयत्न के नाम से जानते हैं। जो आंतरिक प्रयत्न होते हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं, वो हमारे 5 प्रकार के होते हैं। और जो बाह्य प्रयत्न होते हैं वो हमारे 11 प्रकार के होते हैं। जो आंतरिक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 5। जो बाह्य प्रयत्न होते हैं वो 11 प्रकार के होते हैं। अभी यूपी टेट में ये क्वेश्चन आया था कि बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है, तो बाह्य प्रयत्नों की संख्या भैया 11 होती है। अच्छा, आंतरिक प्रयत्न होते कौन कौन से 5 प्रकार हैं, तो देखो पांच प्रकार कौन कौन से होते। एक होता है स्पष्ट प्रयत्न, एक होता है स्पष्ट प्रयत्न, यहाँ तक दिख जाएगा। एक होता है स्पष्ट प्रयत्न, एक होता है ईश स्पष्ट, ईश स्पष्ट प्रयत्न, एक होता है स्पष्ट प्रयत्न और एक होता है ईश स्पष्ट प्रयत्न। जो ईश स्पष्ट प्रयत्न होता है इसी को हम ईषद स्पष्ट प्रयत्न के नाम से भी जानते हैं। और एक होता है ईश विव्रत प्रयत्न, कौन सा, ईश विव्रत प्रयत्न, इसी को हम ईश या ईषद विव्रत कहते हैं। एक होता है विव्रत प्रयत्न, विव्रत प्रयत्न और एक होता है संवृत प्रयत्न। देखो एक होता है स्पष्ट प्रयत्न, एक होता है ईश या ईषद स्पष्ट प्रयत्न, एक होता है ईश या ईषद विव्रत प्रयत्न, एक होता है विव्रत प्रयत्न और एक होता है संवृत प्रयत्न। देखो ईश स्पष्ट का मतलब ही होता है स्पर्श करना, स्पष्ट का मतलब होता है स्पर्श करना, स्पर्श करना अर्थात स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श करना अर्थात स्पर्शी व्यंजन। और स्पर्शी व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते, का से लेकर माँ तक। इनकी संख्या कितनी होती है, 25। इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। कहाँ से कहाँ तक, का से लेकर माँ तक। अब इसके बाद में ईषद स्पष्ट, ईषद स्पष्ट का अर्थ होता है ईश, देखो स्पष्ट का अर्थ होता है स्पर्श करना, ईश या ईषद का अर्थ होता है थोड़ा स्पर्श करना। कितना, थोड़ा स्पर्श करना। तो क्या अर्थ होता है, थोड़ा स्पर्श करना। अगर थोड़ा स्पर्श कर रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा, थोड़ा सा स्पर्श करना अर्थात अंतस्थ व्यंजन। कौन से,
अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? य व र ल, य व र ल। अच्छा, इसके बाद में आता ईस विव्रत। विव्रत का अर्थ होता है विवर, विवर का अर्थ होता है विवरना मतलब खुलना, विवरना मतलब खुलना। तो देखो ईस का मतलब थोड़ा, ईस का मतलब थोड़ा, तो थोड़ा मुख का खुलना। जो ईसद विव्रत होता है वो क्या होता है? थोड़ा मुख का खुलना, थोड़ा मुख का खुलना। अब देखो थोड़ा मुख का खुलना, थोड़ा मुख किस में खुलता है? ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनमें मुख थोड़ा सा खुलता है? देखो स स स ह, स स स ह, स स स ह। तो देखो इसमें कौन से आते हैं? संघर्षी व्यंजन आते हैं। कौन से आते हैं? संघर्षीय व्यंजन आते हैं। और संघर्षीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? स स स और ह, स स ह। इसको बोलते हैं सा, इसको बोलते हैं शा, शा, इसको सा और इसको हा बोलते हैं। विव्रत स्वर, जो देखो विव्रत स्वर होते हैं, विव्रत। अब एक चीज़ तुम्हें यहाँ पे पते की बात ये बता दें कि देखो समृत जो होता है वो केवल आ होता है, समृत जो होता है वो केवल आ होता है। बाकी स्वर या सभी स्वरों को किस में रखा जाता है? विव्रत में। सभी स्वरों को किस में रखते हैं? विव्रत में। देखो बात ये है कि जो समृत केवल आ की बात करे, आ की बात करे तो केवल आ समृत प्रत में आता, और आ और सभी स्वर, सभी स्वर का अर्थ ये है कि आ से लेकर और औ तक सभी स्वरों को कहाँ रखा गया है? विव्रत स्वर में। अच्छा, इसके बाद में प्रयत्न के अनुसार देखो विव्रत में विव्रत और समृत, विव्रत और समृत जो होते हैं इनमें क्या है? इनमें स्वर वर्ण आते हैं। कौन से? स्वर वर्ण आते हैं। और देखो स्पष्ट प्रयत्न, ईस स्पष्ट और ईसद प्रश्न, इनमें तीनों में क्या आते हैं? इनमें तीनों में व्यंजन वर्ण आते हैं। कौन से? व्यंजन वर्ण आते हैं। याद रखना व्यंजनों को कहाँ रखा गया है? व्यंजनों को कहाँ रखा गया? तो व्यंजनों को हमारे स्पष्ट प्रयत्न, ईसद स्पष्ट प्रयत्न और ईसद विव्रत प्रयत्न में रखा गया। स्वरों को कहाँ रखा गया? विव्रत प्रयत्न और समृत प्रयत्न में रखा गया। प्रयत्न या यत्न होते कितने प्रकार के हैं? तो प्रयत्न या यत्न 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता आभ्यंतर प्रयत्न, एक होता बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न को हम आंतरिक प्रयत्न के नाम से जानते हैं और बाह्य प्रयत्न को हम बाहरी प्रयत्न के नाम से जानते हैं। जो आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 5 प्रकार के होते हैं। जो बाह्य प्रयत्न होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। अच्छा, आंतरिक प्रयत्न में 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक होता स्पष्ट प्रयत्न, एक होता ईस स्पष्ट, ईस या ईसद स्पष्ट, एक होता ईस विव्रत या ईसद विव्रत प्रयत्न, एक होता है विव्रत प्रयत्न और एक समृत प्रयत्न। स्पष्ट का अर्थ ही होता है स्पर्श करना। स्पष्ट का अर्थ होता है स्पर्श करना। स्पर्श करना मतलब स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या हमें पता है कहाँ से कहाँ तक होती है? का से लेकर माँ तक होती है। इसमें कितने वर्ण आते हैं? तो 25 वर्ण आते हैं। ईसद स्पष्ट, ईसद का मतलब होता है थोड़ा, स्पष्ट का मतलब स्पर्श करना है। तो इनमें थोड़ा सा स्पर्श करना मतलब अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती? 4 होती। कौन कौन से? या व र ला। इसके बाद में होता ईस विव्रत प्रयत्न। ईस विव्रत जो प्रयत्न होता है उस ईस का मतलब थोड़ा, विव्रत का मतलब विवर करना अर्थात खुलना, मुख का थोड़ा सा खुलना क्या कहलाता है? ईसद विव्रत प्रयत्न। और इसमें संघर्षी व्यंजन आते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? स श स ह। इसके बाद में आते हैं विव्रत प्रयत्न। देखो विव्रत प्रयत्न में सभी स्वरों को रखा गया, जबकि समृत में केवल आ को रखा जाता, समृत में केवल आ को रखा जाता। अब इसके बाद में आते हैं, इसके बाद में देखो इसके बाद में आपको हम बताते हैं बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार कौन कौन से होते हैं? देखो बाह्य प्रयत्न से केवल हिंदी में प्रश्न ये पूछता है बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में ये पूछता है बाह्य प्रयत्न के कितने भेद होते हैं। लेकिन हिंदी में
जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आते हैं घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण से। तो हम आपको 11 ही सभी प्रयत्न बता देंगे। देखो वाह्य प्रयत्न, वाह्य प्रयत्न, इनके कितने प्रकार होते हैं? 11 होते हैं। इनके कितने प्रकार होते हैं? 11 प्रकार होते हैं। 11 कौन कौन से होते हैं? तो देखो ऐसे लिखना, विवार, विवार श्वास, विवार श्वास, और तीसरा अघोष, विवार श्वास और अघोष। ठीक, फिर लिखो संवार, नाद, घोष या सघोष। देखो जो विवार होगा वो संवार नहीं होगा, जो श्वास होगा वो नाद नहीं होगा, जो घोष होगा वो अघोष, जो अघोष होगा वो सघोष या घोष नहीं होगा, जो घोष होगा वो अघोष नहीं होगा, जो नाद होगा वो श्वास नहीं हो सकता, जो संवार होगा वो विवार नहीं हो सकता है। ये चीज़ याद रखना। और इसके बाद में इसके बाद आते हैं, देखो कितने हो गए? 6 हो गए। विवार श्वास अघोष, संवार नाद घोष, 6 के बाद में अल्प प्राण, महाप्राण 8, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अभी हम आपको ये 6 बताते हैं। तो देखो संस्कृत में एक सूत्र होता है, संस्कृत में एक सूत्र होता है, संस्कृत में सूत्र होता है खरो विवारा, खरो विवारा, खरो विवारा श्वासा अघोषाच, खरो विवारा श्वासः अघोषाच, खरो विवारा श्वासा, खरो विवारा श्वासा अघोषाच। क्या होता है? अघोषाच। मतलब ये खरो का अर्थ हो गया खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार में आने वाले, जो खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? विवार होते, संवार होते और अघोष होते। खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण विवार होते, श्वास होते, अघोष होते। खर प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? तो देखो ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, क, प, खफ छठत चट, खफ छठत चट, क, प, या। और इसके बाद में क, प, या नहीं आएगा क्योंकि ये क्या हो जाता है? इत संज्ञक वर्ण हो जाता है, इसी वजह से नहीं आता है। और उसके बाद में तीनों सा आ जाती है, मतलब सा, स और सा। ये क्या होते हैं? ये हमारे विवार होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इनकी संख्या कितनी होती है? 13 होती। खरो विवारा श्वासा अघोषाच, ये होते हैं खफ छठत, खफ छठत, च, क, च, ट, त, क, प, श। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें एक सूत्र होता है हसा संवारा, हसा संवारा, नादा घोषास्य, घोषास्य। देखो हस प्रत्याहार के अंतर्गत हस संवारा, हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण क्या होते हैं? संवार होते, नाद होते और घोष होते। हस प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? तो देखो हयवरट, हयवर, हयवरट, टा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये इत संज्ञक हो जाता है, हयवरल। और इसके बाद में देखो हयवरट, लण, यमंगणनम, जबय, घड़दस, जब गड़दस, ऐसे ही तो होते हैं। तो याद रखना। इसके बाद में कौन से आते हैं? यमंग न। अब ये कितने हो गए?
देखो यमंगल न, इसके बाद में ना आएगा, इसके बाद में क्या आएगा, ण न। 1 2 3 4 5 हो गए, पंचमा अक्षर हो गए। हा य व र ल यमंगल न। अब इसके बाद में आता झ भ, झ भ इया होता, इया नहीं आएगा, फिर आएगा घ घ, घा घड़ी, घड़ ध, घड़ ध, श नहीं आएगा, इसके बाद में आएगा ज ब ग ड़ द, जब गढ़ द, सा होता ख़त्म हो जाएगा यहीं पर। अब इसके बाद में कितने वर्ण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने हैं, 20 हैं। देखो हा य व र ल य मंग ड़ न, झ भ घड़ ध, जब गड़ द, ये कितने होते हैं वर्ण, 20। कितने होते हैं, 20। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 12 2 14 2 16 और 4 20, 20 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 20 वर्ण होते हैं। तो देखो हमने ये जाना कि जो वाह्य प्रयत्न होते हैं वो 11 प्रकार के होते हैं। वाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं। इनमें से 6 हमने अभी बताया। विवार, श्वास, अघोष। विवार, श्वास, अघोष किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, खर प्रत्याहार के अंतर्गत। सूत्र होता है खरु विवारा श्वास अघोषाश्च, जिसमें आते हैं खप छटत चट, खप छटत चटता, चटत कप, कप और स, तीनों सा होती हैं। और जो संवार नाद घोष होते हैं ये आते हैं हसा संवारा नादा घोषाश्च, हस प्रत्याहार के अंतर्गत। किस प्रत्याहार के अंतर्गत, हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और ये कौन से होते हैं, हा य व र ल य मंगल न, झ भ घड़ ध, जब गड़ द, ये कितने होते, 19 होते। और ये कितने होते हैं, 13 होते। अब इसके बाद में आपको बताते हैं अघोष। आपको इसके बाद में क्या बताते हैं, अघोष। अघोष जो होते हैं, देखो अघोष और घोष, देखो इसके बाद में 7वां था अघोष। देखो ये अघोष जो होता है, अघोष और घोष, इनको दोबारा पढ़ो क्योंकि ये हिंदी में अलग तरीके से हैं थोड़े। हिंदी में जो हैं वो कैसे हैं, एक था अघोष था, अघोष को कैसे पढ़ेंगे, अघोष को याद करने की एक ट्रिक होती है। आओ मिलकर 12 बार शा पढ़ें। शा का मतलब तीनों सा पढ़ें, सा का मतलब तीनों सा पढ़ें। आओ 12 बार मिलकर सा पढ़ें। 12 का अर्थ होता है ये वर्ग का पहला अक्षर, वर्ग का पहला अक्षर, और इसका अर्थ होता है वर्ग का दूसरा अक्षर, और तीनों सा। वर्ग का पहला अक्षर कौन सा होता है, क च ट त प। वर्ग के पहले अक्षर ये होते हैं, और वर्ग के जो दूसरे अक्षर होते हैं वो कौन से होते हैं, ख छ ठ थ फ, और तीनों सा। तीनों सा कौन कौन सी होती हैं, स स स। देखो 5 5 10 और 3 13, इनकी संख्या कितनी होती है, 13 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, ऐसे पढ़ लो। आओ मिलकर 12 बार सा पढ़ें, आओ मिलकर 12 बार शा पढ़ें। शा का अर्थ हो गया कितने, तीनों सा। सा का अर्थ क्या हो गया, तीनों सा पढ़ें आओ मिलकर। आओ का मतलब आ से अघोष, आओ 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 आओ। आ का अर्थ क्या हो गया, आ से आओ और आ से अघोष, मिलकर 12 बार। 12 का मतलब वर्ग का पहला अक्षर का चट तप और वर्ग का दूसरा अक्षर ख छ ठ थप, और तीनों बार सा पढ़ें। आओ तीनों सा पढ़ें, मतलब
आओ मिलकर 12 बार शा पढ़ें। अच्छा, इसके बाद में जो सघोष होता है, सघोष, इसी को हम घोष के नाम से जानते हैं। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? घोष के नाम से जाना जाता है। इसको देखो, याद करने की एक ट्रिक होती है, याद करने की ट्रिक होती है, सभी ने मिलकर 345 बार अंतस्थ को हिलाया। सभी ने मिलकर 345 बार हिलाया। सभी ने मिलकर, सभी से सघोष भी होता है, सभी से होता है सभी स्वर, सभी से होता है सभी स्वर। सभी स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। सभी ने मिलकर 345 का अर्थ होता है वर्ग का तीसरा अक्षर, वर्ग का तीसरा अक्षर, तीसरा, ऐसे लिखो, वर्ग का तीसरा अक्षर। 4 का अर्थ होता है वर्ग का चौथा अक्षर। 5 का अर्थ होता है वर्ग का 5वां अक्षर। हाँ, वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और वर्ग का 5वां अक्षर, सभी स्वर। वर्ग का जो तीसरा अक्षर होता है, वर्ग का जो तीसरा अक्षर होता है वो कौन सा होता है? तीसरे अक्षर कौन से होते हैं? ग, ज, ग, जड़, द, ब। वर्ग के जो तीसरे अक्षर होते हैं वे कौन से होते हैं? ग, जड़, दब, गा नहीं होता, हाँ, ग, जड़, दब, गजड़, दब, ऐसे याद रखना, गजड़ दब, गजड़ दब, गजड़ दब है, ग, जड़, दब। और वर्ग के जो चौथे अक्षर होते हैं वो कौन से होते हैं? घ, झ, ड़, ध, भ। और पाँचवें, जो वर्ग के 5वें अक्षर होते हैं वो कौन से होते हैं? वे कौन से होते हैं? ण, न, म, ण, न, म। अंतस्थ का मतलब हो गया अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का मतलब हो गया अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? या, व, र, ला। इसके बाद में हिलाया का मतलब हा। हिलाया का अर्थ क्या निकलेगा? हा से, हा से। तो देखो, सभी ने मिलकर 345 बार अंतस्थ को हिलाया। सभी का मतलब सभी स्वर। 345 बार का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और 5वां अक्षर। अंतस्थ का मतलब हो गया यावर अला और हिलाया का अर्थ हो गया हा। तो कितने हो गए? देखो, 5, 5, 10, 5, 15 और 15 और 5, 15, 5, 20, 20 और 11, 31। तो सघोष या घोष की संख्या कितनी हो गई? 31। सघोष या घोष की संख्या कितनी हो गई? 31 हो गई। तो याद रखना, जो यहीं से हिंदी जगत से यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि अघोष में कुल कितने वर्ण आते हैं? तो अघोष में कुल 13 वर्ण आते हैं। सघोष या घोष में कितने आते हैं? 31 वर्ण आते हैं। अघोष में 13 कौन होते हैं? तो आओ मिलकर 12 बार शा पढ़ें। 12 का मतलब वर्ग का पहला अक्षर और वर्ग का दूसरा अक्षर, सा का मतलब तीनों सा। तो पहले वर्ग के पहले अक्षर कौन से होते हैं? क, च, ट, त, प। दूसरे कौन से होते हैं? ख, छ, ठ, थ, फ और तीनों सा, स, स। ठीक, तो ये कितने हो गए? 13 हो गए। सघोष या घोष क्या होते हैं? तो सभी ने मिलकर 345 बार अंतस्थ को हिलाया। सभी का मतलब सभी स्वर। 345 का अर्थ क्या होगा? वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और 5वां अक्षर। अंतस्थ का मतलब अंतस्थ व्यंजन। हिलाया का अर्थ मतलब हा से। तो ये जो हैं ये कितने हो गए? 31 हो गए हैं। ये चीज़ याद रखना। अच्छा, इसके बाद में आते हैं हम अल्प प्राण और महाप्राण में। अल्प प्राण और महाप्राण। देखो, अल्प प्राण जो होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अब इसके बाद में 6 बता दिए, 7वां बता रहे थे हम तुमको अल्प प्राण। अल्प प्राण और 8वां जो है वो होता है
महाप्राण। देखो अल्प प्राण, ऐसे आप देखो याद करने के दो तरीके हैं। एक महाप्राण, इंसान महान कब बनता है? जब उसकी शादी हो जाती है, 2 लोग हो जाते हैं, मतलब सम संख्या में अगर चलता है, अगर सम संख्या में चले तो आदमी महान है, और वो अकेला है तो अल्प है। मतलब शादी जब तक नहीं होती तब तक अधूरा ही तो रहता है, अधूरा रहता है, तो उसी को तो अल्प कहते हैं। और शादी जैसे ही हुई, जोड़ा बन गया, वो इंसान कैसा हो गया? महान। जोड़ा कहाँ बनते हैं? वर्ग में दूसरे और चौथे में। जोड़ा कहाँ बनते हैं? वर्ग मतलब दूसरे और चौथे में। और अकेला कहाँ रहता है? 1, 3, 5 में है, तो ठीक है। अच्छा, अल्प प्राण में दूसरा तरीका याद करने का क्या है? दूसरे तरीके से अल्पायु में 135 बार यावरला पढ़ा। अल्पायु में 135 बार क्या पढ़ा? यावरला पढ़ा। अल्प आयु में 135 बार यावरला पढ़ा। 100 पहले का वर्ग का पहला अक्षर कौन से होते हैं? क, च, ट, त, प। तीसरे कौन से होते हैं? ग, ज, ड़, द, ब। 5वें अक्षर कौन से होते हैं? य, ड़, न, म। अब यावरला, यावरला। तो देखो भैया, 5, 5, 10, 5, 15 और 4, 19। अल्प प्राण की संख्या कितनी हो गई? 19 हो गई। अल्प प्राण की संख्या कितनी हो गई? 19 हो गई। इसके बाद में महाप्राण। महाप्राण में देखो, महाप्राण याद करने के लिए महोदय जी 24 घंटे संघर्ष करो। महोदय जी 24 घंटे संघर्ष कीजिए, या महोदय जी 24 घंटे संघर्ष करें। महोदय का अर्थ हो गया महाप्राण, 24 का अर्थ हो गया वर्ग का दूसरा अक्षर। कौन से? ख, छ, ठ, थ, फ। चौथे अक्षर कौन से हो गए? घ, झ, ढ़, ध, भ। संघर्ष का मतलब हो गया संघर्षीय व्यंजन। कौन से? संघर्षी व्यंजन। ये कौन कौन से होते हैं? स, और हा। ठीक, तो देखिए ये कितने हो गए? 5, 5, 10 और 4, 14। 5, 5, 10 और 4, 14। इनकी संख्या कितनी हो गई? 14 हो गई। इनकी संख्या कितनी हो गई? 14 हो गए। तो महाप्राण कितने हो गए? 14 हो गए। महाप्राण कितने हो गए? 14 हो गए। अब देखो अल्प प्राण, अल्प आयु में 135 बार यावरला पढ़ा, मतलब वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, 5वां अक्षर और यावरला। अल्प आयु का मतलब अल्प प्राण, इसी में इनकी संख्या 19 होती है। महाप्राण में इनकी संख्या 14 होती है। महोदय जी 24 घंटे संघर्ष कीजिए। महोदय का अर्थ हो गया महाप्राण। 24 का मतलब ख, छ, ठ, त, प, वर्ग का दूसरा अक्षर, और 4 का मतलब वर्ग का चौथा अक्षर घ, झ, ढ़, भ। संघर्ष करने का अर्थ हो गया संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती, स और हा। इतनी चीज़ आ गई। तो याद रखना, अल्प प्राण में 19 और महाप्राण में 14 होती है। इसके बाद में देखते हैं, अब आते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। क्या आते हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो देखो, उदात्त 10वां होता है, अनुदात्त 11वां होता है, स्वरित। देखो इन तीनों में याद रखना, पते की बात आपको बताएं कि ये पहली बात तो संस्कृत में यूज़ किए जाते हैं, और इनके संस्कृत में सूत्र होता है ऊंचे उदात्ता, नीचे अनुदात्ता, समाहार स्वरिता। इनमें सभी में स्वरों की गणना की जाती। इन तीनों में किसकी गणना होती है? याद नोट बना लेना कि तीनों में
स्वरों को रखा जाता है। तीनों में किसको रखा जाता है? स्वरों को रखा जाता है। देखो सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं वो उदात्त भी हो सकते हैं, होते हैं, अनुदात्त भी होते हैं और स्वरित भी होते हैं। कोई एक श्लोक या मंत्र बोला जाता है, जैसे जब पंडित जी बोलते हैं तो किसी भी मंत्र में आपने देखा होगा, जो जब वो मंत्र बोलते हैं तो उसमें एक बार वो हाथ ऊपर ले जाते हैं, जैसे आ बोल रहे तो एक बार आ कर देंगे, एक बार आ कर देंगे और इसके बाद में फिर ऐसे ऐसे करके मतलब आ कर देते हैं, बीच से ही बोलते हैं। जब मुख के ऊपरी भाग में आ का उच्चारण करते हैं तो उदात्त होता है, नीचे भाग से उच्चारण करते हैं तो अनुदात्त होता है और बीच के भाग से अगर उच्चारण करते हैं तो स्वरित होता है। तो इसी का सूत्र होता है ऊंचे उदात्ता, नीचे अनुदात्ता, समाहार स्वरिता। ऊंचे उच्च उदात्ता ऐसे लिखा जाता है, उच्च उदात्ता, नीचे अनुदात्ता, नीचे अनुदात्ता, समाहार स्वरिता। ये सूत्र होता है। ऊंचे उदात्ता ऐसे ही बोला जाता, ऊंचे उदात्ता, नीचे अनुदात्ता, समाहार स्वरिता। समझ गए? तो इन तीनों में स्वरों को रखा जाता है, ये चीज़ याद रखना आप हैं। देखो सीधी सी बात है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख के ऊपरी सतह का प्रयोग होता है तो उदात्त होता है, और मुख के नीचे सतह का प्रयोग हो तो अनुदात्त होता है। मुख के बीच से अगर बीच की सतह का प्रयोग होता है, बीच से बोले जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? स्वरित कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्वरित कहते हैं। ये थे आपके प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न 11, और यहीं से आपकी वर्णमाला ख़त्म होती है। कल आपको हम संधि के बारे में बताएंगे। कल आपको हम अगली जो क्लास आने वाली होगी उसमें हम संधियाँ पढ़ाएंगे। वर्णमाला का टॉपिक आपका फिनिश हो चुका है, वर्णमाला का जो टॉपिक है वो आपका ख़त्म हो चुका है। यही लास्ट पॉइंट थे जो आज आपको हमने बताए हैं। तो याद रखना, आप लोग ये ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी। सभी लोग ज़रूर बताना, और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। देखो उससे होगा क्या, उससे मेरे पढ़ाने का जो हौसला है वो बुलंद होगा, और हम कोशिश करेंगे कि आपको जितना अच्छा से अच्छा दे सकें मैटर, जितना अच्छा से अच्छा मैटर दे सकें, इतनी मेरी कोशिश रहेगी। सहयोग आप लोगों का, मेहनत हमारी। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ाते हैं। अगर देखो हो सकता है तो आज हम लाइव भी आएँ। ये चीज़ आप लोग याद रखना कि आज की क्लास बताना ज़रूर आप लोग की क्लास कैसी लगी है। और वर्णमाला आपकी ख़त्म हो चुकी है। वर्णमाला में जो मेन पॉइंट थे, जो वर्णमाला बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है, कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी पैट हो, यूपी टेट हो, एस टेट हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, अदर एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम है, वर्णमाला जो पूछेगा वो यहाँ से बाहर नहीं आएंगे। ये चीज़ याद रखना। क्लास आप देखना पूरी, और आप फीडबैक अपना ज़रूर देना, बताना ज़रूर, मैसेज ज़रूर, कमेंट ज़रूर करना। हम कमेंट सभी लोगों के देखते हैं कि क्या कमियां हैं मेरे अंदर और कैसा फीडबैक है। तो धन्यवाद साथियों। यहीं से अपनी क्लास का समापन करते हैं। नमस्कार।